Yes, first of all, I'll call Komal to give a brief introduction of our speaker. Komal, please. Uh, Good morning to all. Our today's session is about opportunities in public policy education abroad. Today we have two special speakers. First is Nitisha ma'am. Nitisha ma'am has completed bachelor's from IIT Kanpur and her master's from Harvard Kennedy School in Public Administration in International Development. Now she working as a governance consultant with Haryana government. Our second speaker is Sunaina ma'am. Sunaina ma'am doing her master's in public policy at Harvard Kennedy School. Currently, she working at intersection of climate resilience technology. Uh, Guys, we are very grateful to have both ma'am for sharing their experiences and precious knowledge with us. So I kindly request to all our participants, listen carefully, note down the points and ask your questions. तो Yeah. सबसे पहले हम शुरू Yes. करते हैं। हाँ जी, तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आपने काफ़ी अच्छे से मेरा और सुनैना का इंट्रोडक्शन दिया। हम दोनों ही हार्वर्ड केनेडी स्कूल अमेरिका में मैं तो पढ़ चुकी हूँ और सुनैना भी फ़िलहाल पढ़ रही है। और वहाँ रहते हुए हम लोगों ने जो देखा वो ये कि भारत से वैसे जाते तो पॉलिसी पढ़ने के लिए, और पब्लिक पॉलिसी का मतलब है कि जितने भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार सरकारें जितनी पॉलिसीज बनाती हैं उसमें कई तरीके के लोग होते हैं। जैसे हमने देखा है कि कुछ अर्थशास्त्र होते हैं, इकोनॉमिस्ट जिन्हें कहते हैं, कुछ लोग कई लोग तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो IAS ऑफिसर्स होते हैं और सिविल सर्विसेज निकालते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग किसी डोमेन में एक्सपर्टीज गेन करते हैं, किसी डोमेन में, यानी कि वो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है। तो इस तरीके के पॉलिसी एरियाज में पढ़ाई करके भी एक्सपर्टीज पाया जा सकता है। इन्हें हम पब्लिक पॉलिसी के डोमेन्स बोलते हैं। और इसके लिए कई सारे कोर्सेज भारत में भी चलते हैं और भारत के बाहर भी चलते हैं। भारत के बाहर अगर हम देखें तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग जो है वो पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे कैसे एडमिशन पाया जा सकता है, वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरीके के एग्जाम लिखने होते हैं और वहाँ की पढ़ाई क्या होती है, आज हम जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो क्या जरूरत पड़ी हम लोग को, मुझे, सुनैना और हमारे साथ और 7-8 लोग जुड़े हुए हैं, सारे के सारे हार्वर्ड में पढ़ने वाले हम लोग छात्र हैं, और हम लोग को ये जरूरत इसलिए पड़ी ऐसे ग्रुप बनाने की जिसका नाम हमने इक्विटी इन पॉलिसी एजुकेशन रखा है। कि भारत से जाते तो बहुत लोग हैं पॉलिसी पढ़ने के लिए, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यानी कि वहाँ में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर बहुत कम दलित या आदिवासी बच्चे उस पॉलिसी मेकिंग सर्कल में पहुँच पाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे जो पॉलिसी बहुत ही अहम एरिया है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे हर तरीके की आवाज़ के होने की ज़रूरत है, ताकि पॉलिसी किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी के लिए बनाया जा सके। अगर कोई समाज, किसी सोसाइटी की आवाज़ पॉलिसी मेकिंग सर्कल में नहीं होती है, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो IAS बन के हो, चाहे वो नेता बन के हो, चाहे वो पॉलिसी मेकर या अर्थशास्त्र बन के हो, तो बहुत सारी आवाज़ें छूट जाती हैं और वो दिखता भी है। फिर ऐसे पॉलिसीज बनते हैं जो कि सभी के लिए नहीं होते। वो कुछ समाज के कुछ तबकों को छोड़ देते हैं, उनके जो मूलभूत प्रॉब्लम्स होते हैं, असुविधाएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उनके लिए नहीं बन पाती। तो इस वजह से ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर तबके के लोग पॉलिसी मेकिंग जहाँ भी बनता है वहाँ तक पहुँचे। तो इसी मकसद के साथ हम लोगों ने ये इक्विटी इन पॉलिसी एजुकेशन शुरू किया, और इसमें हम कुछ छात्र भी हैं जो मतलब इसी साल शुरू किया है, तो काफ़ी कम छात्र हैं, लेकिन आगे जाते हुए हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें।
इसके अलावा टीम में जैसे कि मैंने बोला आज मैं और सुनैना हैं, और हमारे अलावा और भी छात्र हैं जो कि मास्टर्स की पढ़ाई वहाँ से या फिर कर चुके हैं या मौजूदा कर रहे हैं वहाँ पे। और मैंने जैसे ये बताया आपको कि क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ी है, तो ये तीसरा एजेंडा काफी अच्छे से हम लोग को समझने की जरूरत है कि हम लोग एक्टिविज्म के नाम पे आप जब भी हम लोग एक्टिविज्म की बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान आता है कि हम सरकार के विरुद्ध या सरकार से कोई चीज का आह्वान करते हैं, कोई चीज की मांग करते हैं। तो हमेशा एक्टिविज्म क्या होता है कि सरकार से मांग रखने के लिए की जाती है, या कोई चीज या फिर हमारे संविधान में नहीं होता, या संविधान में संशोधन करने के लिए होता है, या कोई भी जैसे स्कीम्स बनती हैं सरकारी स्कीम्स, जैसे नरेगा स्कीम हो गया या लाइवलीहुड रिलेटेड स्कीम्स हो गई। तो इन सब के पूरे के पूरे डिजाइनिंग में जो ये पॉलिसी बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए जैसे कई बार हम लोग एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मैं खुद यहाँ पे झारखंड में काम कर रही थी ग्रामीण विकास विभाग में, और ऐसा होता है कि फंड्स तो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मान लीजिए कि 100 करोड़ आया है किसी जिले में फंड, और उनको बोला गया है कि आपको रोड बनाना है। तो ज्यादातर क्या होता है, एमएलए हो गए या वहाँ के एमपी हो गए या वहाँ के पंचायत के जितने मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वो अपना अपना स्कीम बना के लेके आते हैं। और ज्यादातर ये होता है कि जहाँ पे उनका वोट बैंक होता है वो वहीं पे ये जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं वो बनाते हैं। कई सारे जो एरिया हैं जो कि दूर दराज के हैं, ज्यादातर मान लीजिए जो एकदम ही गरीब क्षेत्र होते हैं, ज्यादातर वो जंगल के क्षेत्र होते हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कई सारे ऐसे जगह छूट जाया करते थे, और ये उनके हक में बोलने के लिए ना वहाँ कोई नेता खड़ा होता था, ना कोई आईएएस ऑफिसर खड़ा होता था, और ना ही कोई ऐसा जना है जो एक्टिविस्ट तो मिल जाते थे, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठ के ये सुधार करने के लिए कोई नहीं था। तो सिस्टम के अंदर आने के लिए वही या फिर तो आपको नेता बनना पड़ेगा या फिर तो आईएएस ऑफिसर बन, लेकिन उसके अलावा तीसरा माध्यम ये भी है कि आप किसी एक सेक्टर में पढ़ाई करें, उसमें एक्सपर्ट बने, चाहे वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का हो। मुझे ध्यान है कि गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के और भी जगह जो आदिवासी बहुल है या जहाँ पे जो जंगल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का बहुत अच्छा काम हुआ है। तो अगर आप फॉरेस्ट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा दलित और आदिवासी आवाज वहां तक पहुंचे, यही हम लोग का एजेंडा है, यही हम लोग का मिशन है। तो तुरंत ही हम सुनैना अगर तीसरे स्लाइड पे चले जहां हमने ट्विटर का अपना शॉट डाला है, तो हम लोगों ने कुछ जरिए इस्तेमाल किए हैं अभी तक, ज्यादा से ज्यादा दलित और आदिवासी बच्चों तक, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए। तो एक हम लोग का माध्यम है, पहले तो हम लोगों ने जितने भी हमारे टिस के बच्चे हैं, जितने भी हमारे अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े यूथ हैं, उन तक हम लोगों ने पहुंचने का प्रयास किया है, और कई सारी जूम मीटिंग्स करने की कोशिश की है। आज एकलव्य एकेडमी के माध्यम से हम लोग आप तक भी पहुंच पाए हैं, और हम आशा करते हैं कि आपके माध्यम से हम और भी बच्चों तक पहुंच पाएंगे। ट्विटर अगर आप में से किसी के पास है तो आप इक्विटी एंड पॉलिसी एजुकेशन को अगर फॉलो करेंगे उस पर, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो तुरंत हम लोग आते हैं फोर्थ स्लाइड पे जहां हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि क्यों दलित और आदिवासी स्कॉलर्स की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जहां पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसीज बनती हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए होना जरूरी है क्योंकि एक तो आवाज जो जमीनी क्या कहते हैं रियलिटीज हैं, उनको अगर सरकार, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि सरकार का तो मैंडेट है ही कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करना, लेकिन सरकार को भी अगर आप देखें तो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो भी दिन में उनके पास भी 8 से 10 घंटे ही होते हैं काम करने के, उनके पास भी लिमिटेड बजट होता है, और कई बार उनके सिस्टम में वैसे लोग नहीं होते, वैसे शायद दलित ऑफिसर नहीं होते, आदिवासी ऑफिसर उतने नहीं होते जो कि पॉलिसी या प्लान को उस तरीके से बना पाए। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा
दलित और आदिवासी बच्चे पॉलिसी मेकिंग तक पहुंचे। तो एक तो इस वजह से हम बहुत बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां आप सभी को जानकारी मिले कि आखिर पॉलिसी मेकिंग तक पहुंचते कैसे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनते हैं। मतलब हम बहुत ही संविधान के नजरिए से देखते हैं कि संविधान में हमारे क्या राइट्स हैं, क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, लेकिन लॉज का या एक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन तो ब्यूरोक्रेसी ही करती है या लेजिस्लेचर के जरिए भी होता है। तो ब्यूरोक्रेसी तक में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कैसे बने, लेजिस्लेचर में हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े, पॉलिसी मेकिंग इज वन ऑफ द मीडियम्स टू गेट इनटू इट। दूसरा पॉइंट जो है वो है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक सेक्टर्स फोकस। अभी जितने भी स्कीम्स बनते हैं अब बहुत ही लिमिटेड, जैसे अगर आप पढ़ाई एजुकेशन का भी देखें दलित और आदिवासी बच्चों का स्कॉलर्स के लिए, तो ज्यादातर पैसा स्कॉलरशिप्स में जाता है, और स्कॉलरशिप्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स बाहर पढ़ने के लिए वो भी छोटे छोटे स्कॉलरशिप्स होते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही देखें कि क्या स्कॉलरशिप देने मात्र से कोई किसी भी वर्ग का उत्थान हुआ है, तो मेरा तो यही मानना रहा है कि ऐसा नहीं है। हमारे परिवार में उस तरीके का परिवेश नहीं होता, हमारे समाज में वैसे रोल मॉडल्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारा जानकारी का अभाव होता है। तो इस वजह से हम लोगों को सिर्फ स्कॉलरशिप देने से दलित बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को काम नहीं बनेगा। इसके लिए प्राइमरी स्कूल से ही अच्छे पॉलिसीज बनने की जरूरत है, जो कि आज के तारीख में नहीं होते। तो इस वजह से इस तरीके का पब्लिक सेक्टर फोकस जो हमें लाने की जरूरत है, वो पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों के घुसने से ही हो पाएगा। तीसरा है जो ये न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव है, कॉन्टेक्स्ट है। हर समाज का अपना कोई एक कल्चरल नॉलेज होता है और बहुत ही रिच नॉलेज होता है। जैसे मैं खुद एक आदिवासी ट्राइब से आती हूँ, हम लोग माहली ट्राइब से आते हैं यहाँ पे। हम लोग के ट्राइब में हम लोग नेचर के साथ जीना सीखते हैं। हमारे यहाँ बांस का काम बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ हर्बल मेडिसिन का नॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरीके का नॉलेज कभी जो सरकार जितनी भी स्कीम्स बनाती है वो नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाती। वो अभी भी जब भी आदिवासी समाज को देखती है तो वो कहती है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये स्किल्ड नहीं है, तो इनको हम स्किल कराते हैं और इनको हम ब्लू कॉलर जॉब, जो मानदेय देकर लेबर वाला काम होता है, उसी के लिए भेजेंगे। तो सरकार की पॉलिसी जो बनती है तो वो उसी तरीके से बनती है कि अरे ये स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है, और वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। जो न्यूआंस है कि अरे क्या इस समाज में कोई और स्किल है जो कि जिसके बारे हमें नहीं पता, जिसका स्ट्रेंथ यूज करके उसी पे बिल्ड किया जा सकता है। जैसे कि अगर मेरे समाज में बांस का काम किया जाए, जो कि टैसिट नॉलेज है वहां पे, जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसकी, तो ये न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव जो है ये आज के दिन में पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। तो इस न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट को भी लाने में रिप्रेजेंटेशन, अगर हम जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो ये न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव भी आएगा। और फाइनली देखिए, सिर्फ पॉलिटिक्स और अगर हम देखें जितने एक्टिविज्म है जो चल रही है, उसमें भी बहुत नॉलेज जनरेशन का, रिसर्च का की जरूरत है। उसमें भी हमें और एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की जरूरत है, सोशियोलॉजी में पढ़ने की जरूरत है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा नॉलेज क्रिएशन की जरूरत है, बहुत सारा ज्यादा इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को बताने की जरूरत है। तो पॉलिसी मेकिंग का एक और काम है कि वो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं या जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को नॉलेज प्रोवाइड करें अपनी रिसर्च के जरिए, अपने जो भी पढ़ाई करते हैं एक्सपर्टीज के जरिए। तो इसलिए हमें लगता है कि ये पॉलिसी एजुकेशन अपने आप में बहुत ही अहम एक एरिया है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दलित और आदिवासी स्कॉलर्स को आना चाहिए। तो आप में से अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या आगे चल के राजनीति में घुसना चाहते हैं, पॉलिसी में पढ़ाई भी एक अच्छा माध्यम है जिसके जरिए आप इसके बाद भी सिविल सर्विसेज लिख सकते हैं, इसके बाद आप पॉलिटिक्स में घुस सकते हैं, इसके बाद आप एक्टिविज्म भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है, जरिया है इन्फ्लुएंस करना भारत के पॉलिसी मेकिंग में। अगली स्लाइड में हम चलेंगे। अगली स्लाइड में हम चलेंगे और अगले स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पब्लिक पॉलिसी आपके लिए सही करियर है या नहीं है। तो इसमें अगेन 4 पहलू हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो पहला है राइट एप्टीट्यूड। राइट एप्टीट्यूड यानी कि आप अगर भारत में या भारत के बाहर पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
तो इंटरमीडिएट लेवल पे आप नहीं कर पाएंगे, मैट्रिक लेवल पे आप नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर पॉलिसी के कोर्सेज जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट की ही डिग्रीज होती हैं। तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन में डिसेंट फर्स्ट क्लास मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप लेके आए हैं तो आपके चांसेस हैं पब्लिक पॉलिसी के स्कूल्स में दाखिला पाने का। दूसरा है इसमें जाने से पहले, जैसे यूएस के कुछ स्कूल्स हैं या यूरोप के कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ एग्जाम्स में पास होना और अच्छे नंबर लाना जरूरी है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्स हैं GRE, एक है GMAT और तीसरा है TOEFL। ये एग्जाम्स ज्यादातर किसी भी कैंडिडेट का इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं कि आप इंग्लिश जो स्टैंडर्ड चाहिए होता है वहाँ पढ़ाई करने का, वो आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल। तो भारत से ज्यादातर जो लोग जाते हैं उनका मैथ ठीक रहता है। और इंग्लिश अगर आपने 10वीं तक भी 8वीं तक भी अच्छी इंग्लिश करी हो या 10वीं तक भी अच्छी इंग्लिश करी हो, आप ठीक बोल लेते हैं, तो आपको GRE टाइप के एग्जाम लिखनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ी सी जटिलता बढ़ जाती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंग्लिश यहाँ पे। कुछ भारी शब्द का आपको याद करना पड़ेगा, कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, और मैथ में भी प्रैक्टिस जरूरत होगी। तो लगभग मुझे लगता है 3 से 6 महीने की तैयारी चाहिए होती है ऐसे GRE, GMAT, TOEFL एग्जाम लिखने के लिए। और ज्यादातर मैथ और इंग्लिश के सवाल होते हैं इसमें। तो आप में से कोई अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे हुए हैं तो आपके लिए तो ये काफी आसान होगा। और मैथ तो लगभग सबका ही आसान होता है। अगर आपको मैथ में ज्यादा रुचि नहीं रही है तो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मैथ और इंग्लिश का मोस्टली असेसमेंट होता है। तो ग्रेजुएशन में डिसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके, और GRE, मैथ, GMAT, TOEFL में एग्जाम देके अच्छा स्कोर लाना चाहिए। अच्छे स्कोर से मेरा मतलब है कि GRE में लगभग 320 के आसपास, 310 से 320 तक अगर आप मार्क्स ले आते हैं, उससे ज्यादा ले आते हैं तो अच्छी बात है। 340 का कुल मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें 310 से 320 अगर आप ले आते हैं तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है। GMAT उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादातर MBA करना चाहते हैं, ये थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होता है। ये 760 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें हम लोग अगर 700 के ऊपर ले आते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। और TOEFL में 120 नंबर का होता है, तो उसमें 110 के ऊपर अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। तो राइट एप्टीट्यूड, अच्छे स्कोर्स होना जरूरी है भारत के बाहर पढ़ने के लिए। कई सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे आप बिना ये एग्जाम दिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट क्लास मार्क्स लेके आ रहे हैं, अगर आप क्लास में टॉप 10 में रहे हैं और एकेडमिक्स में आप अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि कोई पेपर लिखा हो आपने या अच्छा रिसर्च का काम किया हो, और उसके बाद अगर आपने ये GRE, GMAT, TOEFL एग्जाम नहीं भी लिखा हो, तब भी आपके चांसेस अच्छे होते हैं कई सारे स्कूल्स में एडमिशन पाने के लिए। दूसरा है राइट एक्सपीरियंस। अब राइट एक्सपीरियंस अगर हम कहें तो आपका पब्लिक पॉलिसी में जाने के लिए अधिकतर देखा गया है कि आपका सोशल सेक्टर में कम से कम 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस रहा हो। तो सोशल सेक्टर का मतलब है आप NGO में काम कर रहे हो सकते हैं, आप किसी कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में काम कर रहे हो सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली एक्टिविस्ट हो सकते हैं किसी भी मुद्दे में काम करने के लिए, आप किसी समाज के काम में अगर 1, 2, 3 साल लगा चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस जो है सही माना जाएगा एडमिशन के लिए। दूसरा, इसमें एकेडमिकली भी देखा जाता है। कई लोग जैसे कुछ लोग हैं जो फील्ड में जाके समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ काम करना बेहतर समझते हैं, कुछ लोग रिसर्च में के माध्यम से अपना योगदान देना बेहतर समझते हैं। तो उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे टिप्स में आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत अच्छे मुद्दों पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन जैसे कैंडिडेट स्कॉलर्स के लिए भी ये पब्लिक पॉलिसी का डोमेन अच्छा और बेहतर माना जाएगा। तो ऐसी प्रोजेक्ट्स का भी वेटेज अच्छा होता है। अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हो, किसी प्रोफेसर के साथ काम किया हो सोशल सेक्टर में, तो वो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस माना जाएगा आपके आगे की पढ़ाई के लिए। इसके बाद तीसरी चीज है राइट मोटिवेशन। अब सारे लोगों के लिए पब्लिक पॉलिसी
सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं मानती हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या घुसना चाहते हैं पब्लिक सर्विस के डोमेन में, तो पब्लिक पॉलिसी के लिए भी आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। इसमें आपको बहुत जरूरी है जानना कि क्यों आप करना चाहते हैं। क्या वो समाज के प्रति आपका जो सेवा का भावना है उसको आप उसकी पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, या आपके परिवार में जिस तरीके से दिक्कतें आपने देखी होगी उसको सुधारने के लिए करना चाहते हैं। क्या है आपका मोटिवेशन? तो सही मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप समाज मतलब अपने फायदे के बियॉन्ड, जैसे कोई अगर एमबीए डिग्री के लिए जाता है तो ज्यादातर देखा जाता है कि वो अपने लिए डिग्री करते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, वो ज्यादा उन्नति कर सके। लेकिन पब्लिक पॉलिसी में मुझे लगता है एटीट्यूड उस हिसाब से थोड़ा अलग एक्सपेक्ट किया जाता है। तो उसमें आपका जितना ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विस के प्रति रुझान रहेगा, जो कि आपके काम से दिखना चाहिए। अगर आपने काम किया है पब्लिक सर्विस में, तो उस तरीके का मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन टू डू पब्लिक सर्विस इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड साइन, अ गुड ट्रेट। और अगर आपने उस तरीके का काम किया है लगातार कई सालों तक, तब आपको वो आपका मोटिवेशन चेक करते हैं कि आप क्या जिंदगी भर पब्लिक सर्विस में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो इसको तीसरा जो पॉइंट है, राइट मोटिवेशन, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि आप हाईली मोटिवेटेड हैं पब्लिक सर्विस के लिए, तो ही आप पब्लिक पॉलिसी में जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ होगा नहीं। जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स में होता है कि आप एंट्री लेवल पे आपका रिक्रूटमेंट होता है और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन करके आप शायद कंपनी के सीईओ भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स्ड करियर पाथ नहीं होता। आप शुरुआत तो शायद एक सेक्टर करेंगे, लेकिन अलग अलग कंपनीज में काम करेंगे, अलग अलग मुद्दों पे काम करेंगे, और जब तक आपका मोटिवेशन हाई नहीं रहेगा तब तक शायद जिंदगी भर समर्पित करना पब्लिक पॉलिसी के लिए आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो आपको खुद ये असेसमेंट करना है कि क्या आप पब्लिक पॉलिसी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एंड फाइनली जो इसमें चौथी चीज मैं कहूंगी वो है राइट एटीट्यूड। बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। मेरे साथी थे एक महेश रॉथ, वो गच्चीरोली में काम करते थे। आज वो अर्बन मैक्सवेल, उनको टैग दे दिया गया है और वो जेल में है। और उस तरीके का रिस्क कि कल को शायद सरकार आपको गलत समझे, कल को शायद समाज आपको गलत समझे, कल को बहुत एम्बिग्विटी है इस फील्ड में और बहुत रिस्क भी है इस फील्ड में। तो क्या उन सारे रिस्क के साथ आप ये काम करना चाहेंगे? क्या आपको कई लोगों को होता है कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाते तब तक वो लीडरशिप नहीं दिखाते। क्या आप बिना किसी पोजीशन के, बिना किसी सैलरी के भी लीडरशिप दिखाते हैं? क्या आपके पास वो जुनून है, वो जज्बा है लीडरशिप दिखाने का? अगर है, उस तरीके का एटीट्यूड है आप में, तो भी पब्लिक पॉलिसी इज द राइट प्लेस टू एंटर एंड डू वर्क। तो ये हो गई बात कि क्यों पब्लिक पॉलिसी आपके लिए सही करियर है या नहीं। इसके लिए आपको अंदर झांकने की जरूरत है, आपको खुद समझने की जरूरत है कि क्या आप इस फील्ड में घुसना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद हम अगले स्लाइड में चलेंगे। अगले स्लाइड में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे करियर यानी कि कौन कौन से जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं इस पब्लिक पॉलिसी के डिग्री के बाद। तो हमेशा ऐसा सबको लगता है कि अरे अगर पब्लिक सर्विस में कर रहे हैं तो या फिर नेता बनेंगे आप, या फिर ब्यूरोक्रेट बनेंगे आप, या फिर आप एक्टिविस्ट बनेंगे। हालांकि ये सही बात है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी एक नया फील्ड जो ये पॉलिसी मेकिंग का की हम बात जो कर रहे हैं, एक नई फील्ड निकल के आई है जिसमें बहुत सारे और तरीके के रोल हैं जिसके जरिए आप पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने इसको 6 कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की है कि किस तरीके की नौकरी आप एक पब्लिक पॉलिसी की डिग्री ऊपर जो MPA और MPP लिखा है, इसका मतलब है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। दोनों का फर्क अभी कुछ ही देर में मैं बताऊंगी आपको। तो ये डिग्री करने के बाद, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप कौन सी ऐसी नौकरियां कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी हम समझते हैं कि है ग्राउंड प्रैक्टिशनर्स का, जो कि थोड़ा बहुत एक्टिविस्ट वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन ज्यादातर जो लोग जमीनी तौर पे जो गांव में बस के, जो एकदम ही क्या कहें हम लोग समाज के साथ एकदम घुल मिल के आप जो इमर्स होके काम करते हैं,
लोगों को हम ग्राउंड प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं। तो उस क्षेत्र में प्रथम का नाम सुना होगा आपने, जो कि एजुकेशन में काम करती है। सेवा का नाम सुना होगा आपने, जो महिलाओं के आजीविका के लिए काम करती है। प्रदान के बारे में सुना होगा आपने, जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड पे काम करती है। तो इस तरीके की कुछ संस्था हैं, नॉन प्रॉफिट्स हैं, जहाँ पे आप एक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप एक मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं इन संगठनों में। इसके अलावा कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ चलता है। लैंप फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद हैं, उनके साथ काम करते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इस तरीके के कई सारे ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं। मुझे लगता है 100 से ऊपर फेलोशिप प्रोग्राम्स आज के दिन में भारत में चल रहे हैं, जिसमें आप सरकार के साथ या एनजीओज के साथ बहुत ही जमीन पे उतर के काम करते हैं एज अ ग्राउंड प्रैक्टिशनर। तो वो एक बकेट ऑफ करियर हो गया। दूसरा जो कैटेगरी है वो है इंटरमीडिएरी कंसल्टिंग का। इंटरमीडिएरी कंसल्टिंग में बेसिकली बहुत सारे अभी फर्म्स आ गए हैं, डालबर्ग, बीसीजी, समग्र, ये सरकार के साथ काम करते हैं, कहीं कहीं फंडर्स के साथ काम करते हैं। फंडर्स यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं जो कि पैसा देते हैं छोटे संस्थानों को ताकि वो काम कर सके। ऐसे बड़े संस्थानों में नाम आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स का गेट्स फाउंडेशन, एक बेल फाउंडेशन है। ये बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अपना बहुत सारा पैसा सामाजिक कल्याण के काम के लिए लगाते हैं। तो उनके पैसों से फिर इस तरीके की कंसल्टिंग फर्म्स चलती हैं, सत्वा, दसरा, एनकोर। इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को प्रेरित करूंगी कि आप लोग ये सारे लिंक्स में जाएं और समझें कि ये ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से डेवलपमेंट का काम करती हैं, विकास का काम करती हैं। ये सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, ये कंसल्टिंग का काम करती हैं, यानी कि सुझाव देती हैं, सरकार को सुझाव देती हैं, एनजीओज को। और यहाँ पे भी आप में से कई लोग काम कर सकते हैं एज कंसल्टेंट। तीसरा जो है कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एडवोकेसी, इसमें आप खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं। मेरे जान पहचान में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस सेक्टर में आए हैं, उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की है, खुद का एनजीओ शुरू किया है। एक एडवोकेसी फोरम है आदिवासी लाइव्स मैटर, जो कि बहुत पॉपुलर है। इस तरीके के आप एंटरप्रेन्योरशिप की और चीजें कर सकते हैं। चौथा जो बकेट है वो, जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़े बड़े फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गेट फाउंडेशन हो गया, डेल फाउंडेशन हो गया, यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। इस ऐसे बड़ी संस्था हैं जो कि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देते हैं ताकि वो सामाजिक कल्याण का काम कर सके। तो आप इन सारे बड़े फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर सकते हैं। पांचवा है थिंक टैंक या अकेडमिया। अगर आप देखें तो रिसर्च में जिनको बहुत ज़्यादा रुचि है, जो लोग अभी टिस्मी स्कॉलर्स हैं, चाहे वो मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन तरीके के लोगों के लिए बहुत सारे नए अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस खुले हैं, जैसे आईडी इनसाइट हो गया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हो गया, जेपैल हो गया। यहाँ पे रिसर्च और जिन लोगों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, आप लोग भी पॉलिसी मेकिंग में काम कर सकते हैं बाय वर्किंग विद दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और थिंक टैंक्स, तो जहाँ पे रिसर्च का काम होता है। और फाइनली छठा हो गया पॉलिटिकल या पॉलिसी एडवाइजरी। तो पॉलिटिकल पॉलिसी एडवाइजरी में आप नीति आयोग या प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा आपने, वो पॉलिटिकल पार्टीज को अगेन सलाह देते हैं, सलाहकार हैं वो। तो उनके साथ उनके जैसा काम भी कर सकते हैं आईपैक जैसे संस्था में। तो पब्लिक पॉलिसी की इस डिग्री के बाद आप इन तरीके के काम कर सकते हैं। मतलब आप जमीन तौर पे गांव में बस के भी काम कर सकते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में नीति आयोग के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आप मतलब एकदम ही ग्रास रूट से लेके ऊपर तक का काम आप कर सकते हैं, सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग तक का भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सपेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी डिग्रीज के बाद आती हैं। तो अब हम जानेंगे अगले स्लाइड में, 7वां स्लाइड जो है, कि कौन कौन से टॉप पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स है दुनिया के जहां से आपके ये कुछ डिग्रीज पा सकते हैं। ये हमने कुछ लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे, आपको ये स्लाइड दे दी जाएगी, भेज दी जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। यूएसए में जैसे कोलंबिया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम सुना होगा आपने, जो इंग्लैंड में है, यूके में है, फ्रांस में साइंस पो है। तो ये बहुत एक तरीके से हम कहें कि काफी नामी गिरामी पॉलिसी स्कूल का नाम ही लिखा है हमने, बट इसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है 40-50 ऐसे स्कूल्स होंगे दुनिया भर में जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
ये सूची आपको दे दी जाएगी, तो आप तब देख सकते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि जो मैंने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला, इसको हम मतलब कौन सी डिग्री में जाना बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने अभी 5 कैटेगरीज दिख रही होंगी पॉलिसी। एक मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एक मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ, एक है मिड करियर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फाइनली है जॉइंट एंड कॉन्करेंट डिग्री। तो लगभग अगर हम देखें जितने भी मास्टर्स के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पब्लिक पॉलिसी में पाए जाते हैं, उसमें इन्हीं 5 कैटेगरीज में आप डिग्री कर सकते हैं, या थोड़ा इसका वेरिएशन रहेगा, लेकिन लगभग यही 5 कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम देखें उसमें मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी का देखते हैं। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी में ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, और इसमें ज्यादातर वैसे लोग जो लोग कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, या जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है पब्लिक पॉलिसी में, और जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं, मुझे लगता है उन लोगों को इन सब मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी MPP प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो MPA ID या MPA यानी मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्रीज हैं, इसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना बेहतर रहता है, ताकि आपको बेहतर एडमिशन्स के आपके चांसेस हों। तो 3 साल कम से कम अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस यानी कि पब्लिक सर्विस में आपका एक्सपीरियंस रहा है किसी भी कैपेसिटी में, तो आप MPA डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स भी लगभग 2 साल के प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बाद एक मिड करियर प्रोग्राम आता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो 10 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, तो आप मिड करियर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 साल का प्रोग्राम होता है। और फाइनली जो जॉइंट एंड कॉन्करेंट डिग्री है, अगर आपको मान लीजिए आप लॉ के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप हेल्थ डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी और चीज में जैसे एजुकेशन में स्पेशलाइज करते हैं, या आपको बिजनेस स्कूल में MBA करना है, इस तरीके की डिग्रीज आप जब करने जाते हैं, उसके साथ आप पब्लिक पॉलिसी की एक डिग्री ले सकते हैं। तो वैसी डिग्रीज जहाँ पे आप 2 डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पे उसे जॉइंट या कॉन्करेंट डिग्री बोलते हैं। तो लगभग ये 5 कैटेगरी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो इन कैटेगरीज के बारे में, तो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो लगभग ये 5 कैटेगरीज हैं जिसको भी हम आपको शेयर करेंगे, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इन सारी स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो अगर हम देखें रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, जिसमें आपको अपने डिटेल्स देने होते हैं, आपके एजुकेशन डिटेल्स देने होते हैं, आपके मार्क्स बताने होते हैं, ये बताना होता है कि आपने वर्क कहाँ काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका, और बेसिकली आपकी पूरा जो बायोडेटा है एक तरीके से, वो काफ़ी डिटेल तरीके से आपको देना होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ये मास्टर्स डिग्री परस्यू करने जा रहे हैं, इसका आपका लक्ष्य क्या है, आप किस मकसद से ये डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कुछ कई बार 700 से 1000 शब्दों का या कई बार 2000 शब्दों का भी लिखना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है, और आपको बताना होता है कि क्यों आपके लिए पब्लिक सर्विस करना जरूरी है, क्यों इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्यों आपको आगे पढ़ने की जरूरत है। तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे होता है, जो लेख बोलते हैं हम, वो होता है, और इसमें कन्विंस करना होता है आपको कि क्यों आप अच्छे कैंडिडेट हैं फॉर द प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी चीज जो हो गई वो है लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन हो गया बेसिकली आपको वैसे चिट्ठी इन द सेंस आपने जिस भी क्षेत्र में जिस भी संस्था के साथ काम किया है, वहाँ पे आपके जो मान लीजिए जो फाउंडर रहे हों, या आपके मैनेजर रहे हों, या आपके पीयर आपके दोस्त रहे हों, कई बार वो लोग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिख के दे सकते हैं। इसका मकसद क्या है? तो आप एक CV या रेज्यूमे बनाते हैं अपना, जिसमें आप बहुत ब्रीफली बताते हैं कि आपने अपने जीवन काल में ये उपलब्धियां पाई हैं,
उन उपलब्धियों को एक तरीके से सत्यापन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, जिन्होंने आपको वो काम करते देखा है। और ऐसा अच्छा होता है कि अगर आप उन्हीं लोगों से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लें जिनकी जो कोई अच्छे डेजिग्नेशन में हो, अच्छे पद में हो, और जिनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे मतलब बेसिकली वजन बढ़ेगा आपकी एप्लीकेशन का। तो हम लोग, जैसे मैंने जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाया था, तो मैं जब यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट फेलो की तरह काम कर रही थी, तो यहाँ के जो प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ग्रामीण विकास विभाग के, IAS ऑफिसर हैं, उनसे मैंने लिखवाया था। मैं जब जिस फेलोशिप प्रोग्राम में मैं थी, वहाँ पे मैं मास्टर्स डिग्री कर रही थी एक पहले, तो मेरे जो थीसिस गाइड हैं उन्होंने मेरा एक रिकमेंडेशन लिखा था। और तीसरा है जो मेरे अंडर ग्रेजुएट जहाँ से मैंने बैचलर्स किया था, वहाँ पे जिस प्रोफेसर के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था, उन्होंने लिखा था। तो इस तरीके के लोग जैसे प्रोफेसर हो गए या जिनके अंडर आपने काम किया है, ये वैसे लोग हैं जिनका पद भी अच्छा हो, जिन्होंने खुद बहुत अच्छा काम किया हो, और जो आपके काम के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, उन लोगों से हम लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन देंगे। और चौथा हो गया हमारा CV और रेज्यूमे, जो कि हम लोगों को, अधिकतर लोगों को पता होगा कि करिकुलम वीटा या रेज्यूमे जो होता है आपका पूरा बायोडेटा ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों का बायोडेटा आपको लिखना होता है अपने CV या रेज्यूमे में। तो इस वाले CV या रेज्यूमे में का जो फॉर्मेट है, हम आगे इस सेशन के बाद भी अगर आपको मदद चाहिए कि कैसे एक CV लिखा जाता है, कैसे एक SOP लिखा जाता है, उस तरीके की भी मदद हम इक्विटी इन पॉलिसी एजुकेशन के जरिए देते हैं। और इनफैक्ट हमने पहले भी बोला कि जो GRE एग्जाम है, TOEFL एग्जाम है, उसमें भी तैयारी करने के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए होती है, वो भी हम अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को देते हैं। और बेसिकली इस तरीके के रिसोर्सेज की आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग GRE लिखने के भी आपको तरीके बताएंगे, SOP कैसे लिखते हैं उसके भी तरीके बताएंगे, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लिखते हैं उसके भी तरीके बताएंगे, और CV रेज्यूमे कैसे बनाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग इस तरीके के सेशंस तो करते ही हैं, लेकिन आप में से जो लोग भी इच्छुक होंगे, जो भी मीट करते हैं क्राइटेरिया मास्टर्स आगे पढ़ने के लिए, उनको हम हैंड होल्डिंग भी देंगे ताकि उनका अच्छे से अच्छी जगह दाखिला हो जाए। तो रिक्वायरमेंट्स में हमें जैसे CV रेज्यूमे देखा, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपका मार्क्स है, मार्कशीट है, वो आपको डालना पड़ता है। उसके बाद GRE TOEFL के बारे में हमने बात की ही है, ये कुछ एग्जाम्स है जो आपको देने होंगे। और फाइनली कुछ अलग से एसेज लिखने होते हैं आपको, जो कुछ सवाल होते हैं कि आप लीडरशिप में आपने क्या अच्छा काम किया है, या पब्लिक सर्विस जो आपने की है क्या डिस्क्राइब कीजिए कि क्या क्या किया है। तो उसमें भी कुछ ऐसे एसेज लिखने होते हैं जो कि एप्लीकेशन का पार्ट होते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन लिखना, समझना, ये सारी चीज़ें एक तरफ है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो आगे खड़ा होता है वो होता है ऑन कि फाइनेंस कैसे करेंगे हम, मतलब ये जो हम लोग बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, पैसे तो है नहीं। तो जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, मैं जब जा रही थी कैनेडी स्कूल में, तो मुझे भी फुल स्कॉलरशिप मिला था, और अगर नहीं मिलता तो मैं शायद नहीं जाती। तो फुल स्कॉलरशिप पाने के लिए भी मतलब सारे लोगों को नहीं मिलता है, चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, लेकिन और भी जरिए हैं जिससे स्कॉलरशिप हम लोग रेज कर सकते हैं, और खास करके दलित और आदिवासी बच्चों के लिए। तो अगर हम लोग 10वीं स्लाइड में देखें, हाउ डू वी फाइनेंस आवर एजुकेशन, तो पहला है गवर्नमेंट के बहुत सारे अभी वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखें या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आप देखें, दोनों ही आपके राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, तो उसमें कई सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जो भी बच्चे भारत में आगे पढ़ना चाहते हैं, भारत के बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स मुहैया कराया जाता है। तो ऐसे अपने स्कीम्स के बारे में आप जानिए, और जब भी आपका दाखिला, जिस भी साल आपको अप्लाई करना हो, उस साल आप गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से देख लें कि कहाँ कहाँ से आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं। और आपको पूरा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा वो अच्छी चीज़ है। दूसरा हो गया नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। बहुत सारे ऐसे फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। उसमें से कुछ चुनिंदा स्कॉलरशिप्स के नाम है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, इनलैक्स
स्कॉलरशिप, आगा खान फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक देती है एक जॉइंट जापान स्कॉलरशिप। तो इस तरीके के स्कॉलरशिप्स है जो कि लगभग पूरा का पूरा आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं। तो इनमें भी अप्लाई करना होता है, इसमें भी एसेज लिखने होते हैं और इंटरव्यू होता है। और अगर आपने दाखिला कहीं अच्छी जगह पा लिया है तो आपके चांसेस स्कॉलरशिप मिलने के और भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही होगी कि अच्छे से जीआरई की तैयारी करना और अच्छी जगह दाखिला पाना। एक बार आपकी अच्छी जगह दाखिला हो जाती है तो आपको आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन तरीके की स्कॉलरशिप्स पाने के। तीसरा जो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान तरीका है स्कॉलरशिप मिलने का, वो है यूनिवर्सिटी के खुद के स्कॉलरशिप्स होते हैं, जिसमें एडमिशन मिलने के बाद वो लोग आपको पूछते हैं कि क्या आपने मान लीजिए क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट चेंज पे काम किया है, या जल संरक्षण में काम किया है, या खेती में काम किया है। इस तरीके के स्पेशलाइजेशन वाले एरिया में अगर आपने काम किया है तो आपके लिए भी वहाँ पे स्कॉलरशिप्स होंगे। जैसे कई यूनिवर्सिटी वाटर कंजर्वेशन पे काम बहुत करती है, तो वो देखती है कि अगर आपने जल संरक्षण रिलेटेड कहीं काम किया है अपने अपने क्षेत्र में, तो वो चाहेंगे कि आप जैसे बच्चे आए और वहाँ पे पढ़ाई करें। तो आपके लिए भी यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स होंगे अगर आप किसी एक डोमेन में स्पेशलाइज कर रहे हो। तो कुछ लोग अगर आप में से स्पेशलाइज कर रहा हो तो मुझे लगता है तब भी आपके बाहर स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर भारत में आप लोन लेना चाहें तो वो भी एक माध्यम खुला हुआ है बैंक से लोन लेना। और दूसरा है यूएस में भी बैंक स्टूडेंट लोन मिलना मुझे लगता है भारत से थोड़ा आसान होता है। वहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे हम लोग की थी तो उसी का ही एक बैंक था जिससे बच्चे लोन ले पाते थे। उसमें कम से कम 6 से 8% का आपको ब्याज दर देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, और 5 से 10 साल में आप कभी भी रीपे कर सकते हैं। तो उस तरीके का सिस्टम भी है जहाँ पे आप यूएस में जाके भी लोन ले सकते हैं। तो एक लिंक हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है बडी फॉर स्टडी करके, उसमें आप क्लिक करेंगे, ये स्लाइड्स अगेन आपको भेजी जाएगी। जब आप देखेंगे तो उसमें आपको एक पूरी की पूरी सूची मिलेगी तो सारे स्कॉलरशिप्स की। और ये सिर्फ बडी फॉर स्टडी जो ये वेबसाइट है ये सिर्फ पब्लिक पॉलिसी के लिए ही सीमित नहीं है। आप दूसरे और मास्टर्स प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम और किसी भी और प्रोग्राम के लिए भारत में या भारत के बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप के बहुत सारे यहाँ पे प्रावधान हैं। तो आप ये वेबसाइट अपने आप में बहुत अच्छा है, तो आप जाके इसमें स्कॉलरशिप के बारे में जनरली भी देख सकते हैं। इसके बाद फाइनली अगर सुनैना बोलना चाहेंगी नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में, तो ये फुल अभी तक का जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है ऑन सबसे पहले हमने देखा कि क्या आप पब्लिक पॉलिसी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी में हमें रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए, इसके बारे में बात की। फिर हमने बात की कि क्या आप सही कैंडिडेट हैं पब्लिक पॉलिसी के लिए, तो उसके बारे में हमने 4 पहलू देखे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके के काम किए जा सकते हैं पब्लिक पॉलिसी में जाने के लिए, क्या क्या एवेन्यूज आपके लिए खुलेंगे, और पब्लिक पॉलिसी स्कूल में घुसने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने देखी। किस किस तरीके के कोर्सेज हैं वो हमने देखे, और अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने मतलब बेसिकली डिटेल में देखा। अगर उससे संबंधित कोई सवाल हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, स्कॉलरशिप से संबंधित कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।